हेलो एवरीवन। एज प्रॉमिस्ड हमने लेक्चर 1 के अंदर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया था दैट हमारे पास क्या क्या मेजर अमेंडमेंट्स हैं फॉर May 23 एग्जाम फॉर CA फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग। हमने लास्ट लेक्चर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंपनी ऑडिट चैप्टर कवर कर लिया था। देन वी हैड कवर्ड NBFC के अमेंडमेंट्स। देन वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड अमेंडमेंट्स फॉर प्रोफेशनल एथिक्स एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जो नया वर्ड आ गया है इन प्लेस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। एक सेकेंड। तो बेसिकली हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 3, सॉरी मतलब सीरियल वाइज में जा रहा हूं, तो नंबर 5 दैट इज कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ NBFC, योर फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये चारों कवर हो गए थे। आज के लेक्चर में हम जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं पीयर रिव्यू चैप्टर में उनको डिस्कस करेंगे। देखो, ऑनेस्टली फ्रॉम May 23 पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली में जो सबसे मेजर अमेंडमेंट्स है वो पीयर रिव्यू चैप्टर के अंदर ही है। हालांकि अगर आप रिवाइज सिलेबस का ड्राफ्ट देखेंगे तो उसके अंदर शायद पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू सिलेबस के अंदर ही नहीं रहने वाला है, बट अभी के लिए यू नेवर नो कि नवंबर 23, May 23 और क्या पता May 24 भी अगर ओल्ड सिलेबस रहा, लाइक द वे रूमर्स आर गोइंग ऑन इन द मार्केट, तो आपके लिए पीयर रिव्यू के ये अमेंडमेंट्स बिल्कुल रेलेवेंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द अमेंडमेंट्स ऑन पीयर रिव्यू। अब आपको एक प्रॉपर अमेंडमेंट का PDF मिल जाएगा। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक रहने वाली है। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ऋषभ जैन नाम से, वहां पर भी आप ये PDF एक्सेस कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ पीयर रिव्यू, थोड़ा एक आपको ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद में हम हमारा अमेंडमेंट पर डिस्कशन शुरू करेंगे। देखो, ओरिजिनली कॉन्सेप्ट क्या था, सारे ऑडिट फर्म्स के लिए, पहले तो आपको मालूम होगा पीयर रिव्यू क्या होता है, मतलब ऑडिट फर्म्स का रिव्यू करवाया जाता है कि ऑडिट फर्म्स जो अपने अश्योरेंस एंगेजमेंट्स लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिट्स वगैरह परफॉर्म जो करते हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म करते वक्त डू दे कंप्लाई प्रॉपर्ली विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लाइक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, फिर आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हो गए, या बराबर से कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन बराबर से मेंटेन करते हैं कि नहीं करते, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं या नहीं करते हैं, रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स को बराबर से प्लान करके डिजाइन करते हैं या नहीं करते हैं। नॉर्मली ये चीजें पीयर रिव्यू के अंदर इवैल्यूएट की जाती थी फॉर अ ऑडिट फर्म। नाउ सारे फर्म्स के लिए ये पीयर रिव्यू एप्लीकेबल था? ऐसा नहीं था। इन्होंने इनको लेवल 1, लेवल 2 ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा था। अब ना पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है, क्योंकि सिचुएशन क्या था, हो सकता है बहुत सारे फर्म्स के लिए पीयर रिव्यू रेलेवेंट हो गया था, बट कभी कभी टाइम पे पीयर रिव्यू शुरू ही नहीं होता था, कंप्लीट नहीं होता था, तो थोड़ा सा पीयर रिव्यू का ओवरऑल मैकेनिज्म बदल दिया गया है, मेजर चेंजेस लाए गए हैं। रादर एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू तो कंप्लीटली रिवैम्प कर दिया है, बताएंगे आपको अच्छे से। फिर सर इवन जो पीयर रिव्यू करने का जो प्रोसीजर है, थोड़े जो नंबर ऑफ डेज वाले रिक्वायरमेंट्स थे उन्हें भी सिग्निफिकेंटली बदल दिया है। 2-3 और चीजें, फॉर एग्जाम्पल पहले स्टेटमेंट बोला करते थे, स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू मतलब आपके लिए कंपल्सरीली एप्लीकेबल था, अब वर्ड गाइडलाइंस आ गए हैं। तो कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं, हालांकि गाइडलाइन है इसका मतलब ये नहीं है आपको कंप्लाई नहीं करना है, ये अभी भी आपके लिए रेलेवेंट रहेगा, अदरवाइज ये भी एक मिसकंडक्ट बन सकता है अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो इस तरीके के छोटे मोटे चेंजेस हैं, कुछ प्रोसीजर में डिटेल्ड चेंजेस हैं। कहां पर पोटेंशियली ICAI बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, वैसे तो पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू पूरे चैप्टर का मैक्सिमम वेटेज 5 मार्क है, बट कभी कभी ऐसा होता है जब कुछ मेजर अमेंडमेंट्स है किसी अटेम्प्ट के अंदर, यू नेवर नो, उन चैप्टर्स के अंदर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट इज वाई थोड़ा अमेंडमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। अभी के लिए मैंने पूरा पीयर रिव्यू का अपडेटेड चैप्टर एक PDF में इंक्लूड किया है। इसमें जहां मेजर अमेंडमेंट्स है उनको मैंने येलो के अंदर हाईलाइट करके रखा है ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कहां कहां पे अमेंडमेंट्स है इन द एंटायर चैप्टर। ये रेफरेंस के लिए जरूरी था। अब हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। चलो सर, तो सर क्या मेजर चेंज है पीयर रिव्यू के अंदर मेरे लिए? सबसे पहली चीज तो
बार बार जहां वर्ड स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू था, अब वो वर्ड स्टेटमेंट के जगह आ गया है क्या, वर्ड गाइडलाइंस। तो आपको ये सब जगह वर्ड गाइडलाइंस मिलेगा। अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए, आपको शायद इंटरमीडिएट में बताया होगा, गाइडेंस नोट्स एंड गाइडलाइंस आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, जबकि स्टेटमेंट्स आर कंपल्सरीली और मैंडेटरी इन नेचर। इन्होंने यहां पे क्लैरिफाई करके बोला है, ऑल द वर्ड गाइडलाइन है, अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपको मालूम रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के हिसाब से सेकंड शेड्यूल का जो पार्ट 2 है, उसमें जो क्लॉज नंबर 1 है, उसके तहत इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द गाइडलाइंस और रेगुलेशंस यू कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। उस तरीके से इसको ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली बोल दिया है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये रेफरेंस भी दिया हुआ है, आपको बता देंगे, डोंट वरी। देखो, द पीयर रिव्यू गाइडलाइंस शैल बी डीम्ड टू बी ए गाइडलाइन ऑफ द काउंसिल अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल पार्ट 2। एंड सर, ये आपका ऑब्लिगेशन है एज अ प्रैक्टिस यूनिट, आपको इन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी। मतलब बॉटम लाइन, द वर्ड गाइडलाइन इज देयर, बट सर ये आपका ऑब्लिगेशन है, आपको ये मैंडेटरीली कंप्लाई करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अभी के लिए मतलब जहां जहां वर्ड हमारे ओल्ड चैप्टर में, ओल्ड पीयर रिव्यू का जो टेक्स्ट था, जो कंटेंट था, वहां वर्ड स्टेटमेंट था, उसको रिप्लेस कर दिया है विद द वर्ड गाइडलाइन। अब दूसरी चीज, नॉर्मली पीयर रिव्यू के दौरान ये चेक किया जाता है कि जो ऑडिट फर्म है, उन्होंने जो भी अपना अश्योरेंस एंगेजमेंट था, लेट्स से स्टैट्यूटरी ऑडिट किया होगा किसी कंपनी का, उसके दौरान डिड दे कंप्लाई प्रॉपर्ली विद ऑल टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल। ये चीज पहले भी थी, अब इन्होंने वहां पर एक लाइन को ऐड कर दिया है। उस लाइन का बहुत रेलेवेंस है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है डिटेल के अंदर, बट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल सी अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, दैट इज AQMM। So what is audit quality maturity model? ये चीज पहले टेक्निकल एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ में यूज नहीं किया जाता था। ये एक नया कॉन्सेप्ट रिसेंटली आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया। ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, अमेंडमेंट के लिए ये वर्ड आपके मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड करके दिया है, क्योंकि उन्होंने जो टेक्स्ट है एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। तो सर एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि ये सर ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके रेफरेंस के लिए डिस्कशन कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया, एक सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल बनाया। नाउ लेट मी गो टू एंड टेक यू टू दी, कैन यू सी, मैंडेटरी इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी ऑफ द फर्म्स। तो उन्होंने एक प्रॉपर एक मैट्रिक्स बना के दिया है। इन्होंने क्या बोला, एज अ ऑडिट फर्म आप लोग अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर लीजिए। तो हमने आपको कुछ अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस बना करके दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप आंसर कीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपने आप को पॉइंट्स दीजिए कि भाई फॉर एग्जांपल आपके लिए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज किस तरीके के हैं आपके फर्म के अंदर, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब बेसिकली एक सेल्फ इवैल्यूएशन हो गया कि भाई पीयर रिव्यू तो आके रिव्यू करेगा ही करेगा, बट आपको एक मैट्रिक्स देके रखा है जहां पर आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट करके कुछ पॉइंट्स अलोकेट करते हैं और अपने आप को एक लेवल असाइन करते हैं कि हम इन टर्म्स ऑफ ऑडिट क्वालिटी कितने मैच्योर्ड है, कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। फिर उस चीज को एक्चुअली में पीयर रिव्यूअर आके इवैल्यूएट करता है कि भाई आपने जो अपने आप को पॉइंट्स दिए हैं, जो लेवल दिए हैं, वो बराबर है या नहीं है। इस तरीके का एक ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल क्रिएट किया गया है। ये सारे ऑडिट फर्म्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किस किस के लिए एप्लीकेबल है थोड़ा एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। हालांकि डिटेल में आपके लिए ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है बेटा, आईसीआई मॉड्यूल में सिर्फ वर्ड दिया है, ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया है आपके सिलेबस के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं मैं। देखिए क्या बोलता है, with effect from 1st April 2023 फर्म्स जो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज का ऑडिट करते हैं। तो नॉर्मली ये उन ऑडिट फर्म्स के लिए एप्लीकेबल है जो एक्चुअली में लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हैं, बैंकिंग कंपनीज का ऑडिट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करते हैं। बैंकिंग कंपनी में इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स को कवर नहीं किया है, मतलब सर और प्राइवेट पब्लिक सारे बैंक्स कवर्ड है, बट देखो इन्होंने ब्रैकेट में ये भी बोला है एक्सेप्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स। ऑब्वियसली उस केस में आपने सुना होगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट के अंदर भी इनका प्रेजेंस मल्टीपल स्टेट्स के अंदर होता है एंड ऑलमोस्ट कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस उनके लिए रेलेवेंट होते हैं, तो उनको इन्होंने कवर किया है। आपको रेफरेंस के लिए और डिटेल अगर लगेगा तो आप देखिए, द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ AQMM इज अवेलेबल हियर। इन्होंने प्रॉपर डिटेल्ड ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल बना करके दिया है। दीज आर द रेस्पेक्टिव मेंबर्स। इफ यू कम डाउन, लेट मी टेक यू टू द टेक्स्ट। देखो,
द काउंसिल एट इट्स रीसेंट मीटिंग, वो चाहता था कि छोटे मोटे चेंजेस के बाद में अ फर्म जो लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा है, बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहा है, इसमें ब्रांच ऑडिट्स कवर नहीं किया था, सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कवर किए गए थे। इन एंटिटीज के अगर आप ऑडिट करते हो तो इन ऑडिट फर्म्स को अपना खुद का ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स के हिसाब से सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए और अपने आप को कुछ पॉइंट्स अलोकेट करने चाहिए। ये पूरा का पूरा डिटेल आपको और मिल सकता है यहां से। Just 1 second. इन्होंने देखो एक इंप्लीमेंटेशन गाइड दिया है पूरा का पूरा कि कैसे इन्होंने कुछ सेगमेंट्स में पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड किया है। वो पूरा मैट्रिक्स आपको समझना पड़ेगा। मतलब आइडियली एक सेल्फ इवैल्यूएशन जैसा है कि भाई इन कंपनीज का ऑडिट करते हो तो आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद में क्लियरली बोला देखो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस मैनेजमेंट, आप अपने आप को कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, फिर आप कितने पॉइंट देंगे अकॉर्डिंगली आपके ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से आप लेवल 1 फॉर्म कहलाओगे, लेवल 2 फॉर्म कहलाओगे। देखो ऑब्वियसली आप अपने आप को एक बढ़िया लेवल देने का ट्राई करोगे और इसको एज अ मार्केटिंग यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो क्लियरली बोला है इनको आप मार्केटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको क्लियरली दे दूं, देखो the level of the firm obtained through self evaluation using AQMM should not be publicized। मतलब इसको आप पब्लिसिटी वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये एक ना सेल्फ इवैल्यूएशन मैकेनिज्म बना दिया है ताकि पीयर रिव्यूअर आपको अच्छे से इवैल्यूएट कर पाए कि आपके हिसाब से चीजें ऐसे थी, अब वो है कि नहीं वो चेक करेगा और अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। ये हमारा AQMM कॉन्सेप्ट है। देखो सिलेबस में सिर्फ वर्ड दिया है, आपको बस वर्ड ऐड हो गया है टेक्निकल, एथिकल एंड अदर स्टैंडर्ड्स के साथ में, ये पता होना चाहिए। तो जहां पर भी वो सेंटेंस आता है आपका टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, वहां पे वर्ड ऐड हो जाएगा क्या, AQMM। एंड ऑब्वियसली वर्ड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पहले भी था, अभी भी एज इट इज है। मतलब सर जहां भी वो सेंटेंस है उसमें ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल वर्ड को ऐड कर दिया है। इतना सा अमेंडमेंट है आपके रेफरेंस के लिए। इतना समझ में आया क्या? अब सर कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, तो बेसिकली मैं सिर्फ मेजर अमेंडमेंट से फोकस कर रहा हूं, थोड़ा उसके अराउंड डिस्कशन करूंगा, बट मेरा मोर फोकस जो है वो सिर्फ अमेंडमेंट्स पे रहेगा। अभी कुछ डेफिनेशंस दिया हुआ है सर, रिव्यूअर का डेफिनेशन था, पीयर रिव्यू बोर्ड का डेफिनेशन था, यहां पे कुछ एक दो नए डेफिनेशंस भी इंक्लूड किए हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं, देखिएगा ढंग से जरा। सर रिव्यूअर क्लियरली बोला है इट मीन्स अ मेंबर ड्यूली अप्रूव्ड एंड एम्पेनल्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या है यहां पे, peer review board, that is the board constituted by the council in terms of these guidelines। कुछ ग्रेट डेफिनेशन, ये बेसिक्स है, आपको अंडरस्टैंडिंग पहले से मालूम रहेगा। फिर देखो यहां पे नया चीज क्या है, कैन यू सी अ वर्ड ब्रांच पीयर रिव्यूअर। अब लेट्स से जो हमारे बड़े फर्म्स हो गए लाइक डेलॉयट हो गया, PwC हो गया, KPMG हो गया, EY हो गया, दे मे हैव मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री एंड उन ब्रांचेस का भी एक सेपरेट पीयर रिव्यू हो सकता है। तो सर उस केस में रिव्यूअर कहलाएगा ब्रांच पीयर रिव्यूअर। ऑलमोस्ट जो ड्यूटीज है, जो एलिजिबिलिटीज है वो सब सेम है, बस एक कॉन्सेप्ट है जो पहले इंट्रोड्यूस नहीं था, अब उन्होंने उसको एक डिफाइन कर दिया है। देखो इट मीन्स रिव्यूअर अपॉइंटेड टू कंडक्ट दी पीयर रिव्यू ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ प्रैक्टिस यूनिट। तो मतलब सर हो सकता है प्रैक्टिस यूनिट एक बड़ा फर्म है, उसके कुछ ब्रांच ऑफिसेज रहेंगे, उनका आप पीयर रिव्यू करेंगे सेपरेटली, इट कैन बी कॉल्ड एज ब्रांच पीयर रिव्यूअर। ये एक डेफिनेशन है, नया आपको आना चाहिए, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सर एक वर्ड है न्यू यूनिट। न्यू यूनिट का मतलब क्या है, मतलब सर एक नया फर्म है आइडियली, तो सर शायद आप जितना डिटेल में पीयर रिव्यू करते हैं, जितना टाइम स्पेंड करते हैं, उतना शायद रेलेवेंट नहीं रहेगा। एंड इवन जो फीस आप पे करते हैं पीयर रिव्यू के लिए, वो इतना सिग्निफिकेंट फीस शायद एक नया फर्म पे नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने अब डिटेल में न्यू यूनिट क्या है, न्यू यूनिट के लिए कितने दिनों में पीयर रिव्यू खत्म होना चाहिए, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहां पर न्यू यूनिट कैसे डिफाइन किया है सर, इन सिंपल टर्म्स एक ऑडिट फर्म है जिसको अभी तक 12 महीने भी नहीं हुए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो हम बोलेंगे कंपैरेटिवली एक न्यू यूनिट है। इन्होंने शायद कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट किए भी नहीं होंगे अभी तक, या किए भी हैं बट सर स्टिल दे आर नॉट क्रॉसिंग द 12 मंथ का लिमिट, तो हम उनको न्यू यूनिट बोल सकते हैं। देखो क्या बोलता है, it means a firm whose date of establishment is less than 12 months from the immediately preceding date of receipt of application for peer review। मतलब जब आपने खुद से वॉलंटरीली एप्लीकेशन दिया होगा या पीयर रिव्यू बोर्ड ने मतलब आपका पीयर रिव्यू करने के लिए आपको सेलेक्ट किया होगा, उस डेट से सर ऐसा लगता है फर्म को ओपन होकर के 12 महीने भी नहीं हुए हैं, तो आप न्यू यूनिट कहलाएंगे। एंड
इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हो सकता है शायद आपने कोई अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड भी नहीं किया होगा। अगर प्रोवाइड कर भी दिया है फिर भी आप 12 महीने से नए हैं, मतलब यू हैव नॉट इवन टच द 12 मंथ का पीरियड, कंपेरेटिवली यू आर अ न्यूअर यूनिट, तो हम आपको न्यू यूनिट की डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। सर हो सकता है सर जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया था पीयर रिव्यू के लिए वहां से 12 महीने के बियॉन्ड हो चुका है, बट आपने कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट आज तक किया ही नहीं है, तब भी आप एक न्यू यूनिट कहलाएंगे। देखिए, और एक और डेफिनेशन दिया है, a practice unit in existence for a period exceeding 12 months but not rendering any assurance service। मतलब सर या तो 12 महीने ही नहीं हुआ है तो आप बाय डिफॉल्ट अश्योरेंस एंगेजमेंट किया है नहीं किया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पीयर रिव्यू पर्पस के लिए न्यू यूनिट कहलाओगे। या सर 12 मंथ्स क्रॉस हो गया है बट आपने कोई भी अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं किया है तो हम टेक्निकली आपको न्यू यूनिट बोलेंगे। एंड ऑनेस्टली पीयर रिव्यू का इतना रेलेवेंस ही नहीं रहेगा बिकॉज पीयर रिव्यू मेजर फोकस करता है अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के ऊपर ही, उसको हम रीडिस्कस करेंगे आगे जाकर के। क्या बेसिक मीनिंग ऑफ डेफिनेशंस क्लियर है क्या? मतलब यहां पे मेजर मुझे फोकस किधर करना है, न्यू यूनिट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिर सर ब्रांच पीयर रिव्यूअर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, सिर्फ वर्ड अलग है, पता होना चाहिए कि भाई एक प्रैक्टिस यूनिट है, बड़ा फर्म है, उसका ब्रांच का पीयर रिव्यू कर रहा हूं तो मैं ब्रांच पीयर रिव्यूअर कहलाऊंगा। एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ सेम है, देखो क्लियरली क्वालिफिकेशन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज दे आर ऑल सेम एज अ नॉर्मल पीयर रिव्यूअर फॉर अ फर्म, कोई और डिफरेंस उसके अंदर नहीं है। ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस था, मतलब यहां पर छोटा मोटा क्या चेंज आपको बताया, दो नया डेफिनेशन आया, नया वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुआ, आपको पता होना चाहिए। यहां तक जो हमारा ओरिजिनल जो कंटेंट है इसके अंदर होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पीयर रिव्यू के मीनिंग वगैरह में कुछ ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। स्टेटमेंट की जगह वर्ड क्या आ गया, गाइडलाइन आ गया। टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड के साथ में एक वर्ड ऐड हो गया AQMM, दैट इज माय ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। इसके हिसाब से आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स उसको अप्लाई कर दिया है। AQMM क्या है, सिलेबस में नहीं है, बस आपने AQMM के हिसाब से सेल्फ इवैल्यूएशन बराबर से किया कि नहीं किया ये पीयर रिव्यूअर जरूर चेक करेगा, तो पीयर रिव्यूअर के स्कोप में ये चीज ऐड हो जाएगी। एक काम करते हैं, लेट मी टेक यू टू द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। एक बार वापस से देखते हैं ये AQMM का रेफरेंस आया कि नहीं आया। आइए जरा आगे, आपको स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू मिलेगा। यहां पे वापस से पीयर रिव्यू क्या आ जाएगा, वर्ड गाइडलाइंस। अब वो स्टेटमेंट हटा दिया है, सब जगह पे वर्ड क्या आएगा, गाइडलाइंस। अब देखो नॉर्मली जब एक पीयर रिव्यूअर एक ऑडिट फर्म का रिव्यू करने आता है तो क्या चेक करता है कि भाई आपने जो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स है बराबर से प्लान किए थे क्या, डिड यू कंप्लाई विद ऑल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ऑल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑल एथिकल स्टैंडर्ड्स, या जो भी आपके कंपनीज एक्ट के या अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने कंप्लाई किए कि नहीं किए, ये सब चेक करना था। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा अगर आपके लिए ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल अगर एप्लीकेबल है तो आपने सेल्फ इवैल्यूएशन बराबर से किया है कि नहीं किया, ये भी मेरे पीयर रिव्यू के स्कोप में ऐड हो जाएगा। प्रोसेस क्या है, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए दिया है। फर्म अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा, खुद को पॉइंट्स देगा, अपने आप को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंटिटी बोलेगा। पीयर रिव्यूअर चेक करेगा कि मैंने जो इवैल्यूएशन किया वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। कुछ अगर मेरे को क्वेश्चनिंग में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं मांगूंगा और अकॉर्डिंगली फाइनल एक सर्टिफिकेशन जब मैं दूंगा ना पीयर रिव्यू खत्म होने के बाद में, उसमें बताऊंगा आपको कितना पॉइंट्स आया और आप एक्चुअली में कौन से कैटेगरी का एंटिटी या फर्म कहलाएंगे। ये चीज मेरे पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में लिख के आएगी। तो देखिए स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू में पहले भी वो चीजें थी, सिर्फ एक लाइन को ऐड कर दिया है। तो पीयर रिव्यूअर क्या कवर करेगा कि आपने कंप्लाई किया है क्या विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग बराबर है कि नहीं है, आपके पास बराबर से कंट्रोल्स या सिस्टम है कि नहीं है ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, अश्योरेंस परफॉर्म करने के लिए, एंड क्या आपने सेल्फ इवैल्यूएशन अंडर AQMM और एनी अदर गाइडलाइन इशूड बाय द सेंटर ढंग से परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, ये एक चीज को उन्होंने स्कोप में ऐड कर दिया है। बाकी स्कोप के सारे पॉइंट्स एज इट इज हैं, कोई भी चेंज नहीं है। बेटा ऑनेस्टली मैंने आपको जो अमेंडमेंट्स ICAI ने लिख करके दिए हैं, हर एक वर्ड जो उन्होंने अमेंडमेंट दिया है लाइन बाय लाइन लिटरली उसको हमने बिल्कुल अच्छे से पूरे चैप्टर के अंदर आइडेंटिफाई कर करके, देखिए लिटरली हर अमेंडमेंट का हर एक जो पार्ट है उसे बराबर से कैप्चर किया है। लिटरली जो एडिशन है, डिलीशन है, क्या सब्स्टिट्यूट किया है, हर चीज को पिक करके बराबर से अपने नोट्स के अंदर हाईलाइट करके दिया है। ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट है।
नॉर्मली जब पहले अटेम्प्ट में अमेंडमेंट रहता है, प्रेफरेबली चांस है यहां पर आपको एक अच्छा 4 मार्क 5 मार्क या एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सर, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, एक लाइन ऐड हो गया कि आपका सेल्फ इवैल्यूएशन एज पर ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल आपने बराबर से किया है या नहीं किया है। क्या आपको अभी तक जो हमने अमेंडमेंट डिस्कस किए समझ में आए क्या? एक बार थोड़ा सा रिविजिट कर लीजिए। सर, इट इज नो मोर स्टेटमेंट्स, द वर्ड इज गाइडलाइंस। सर, इट इज नो मोर टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। साथ साथ में उन्होंने एक सेल्फ इवैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट डाल दिया है अंडर ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, जो आपको परफॉर्म करना है और पीयर रिव्यूअर ने चेक करने का है आपने बराबर से अपने आप को पॉइंट्स या लेवल अलोकेट किया है या नहीं किया है। AQMM सिलेबस में नहीं है, सिर्फ वर्ड आपके सिलेबस में है। सर, न्यू यूनिट का नया डेफिनेशन आ गया है, ब्रांच पीयर रिव्यूअर नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया है, बाकी सब एज इट इज है। आई होप अभी तक आप कंफर्टेबल हैं, इसके हम आगे बढ़ने का शुरुआत करेंगे। अब इसके अलावा मेजर चेंजेस कहां पे हैं? अब सबसे सिग्निफिकेंट चेंज जो है ना वो एप्लीकेबिलिटी पे है कि भाई पीयर रिव्यू अब एप्लीकेबल कब होने वाला है, क्या फर्म्स का कैटेगरीज बनाया है क्या, या उन्होंने कुछ टाइमलाइंस दिया है क्या? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इफ इट्स गोइंग टू बी अ 4 मार्क क्वेश्चन, दैट इज अ गुड एरिया। इवन अ 1 और 2 मार्क एमसीक्यू, इट्स अ गुड एरिया। तो हम वहां पे जरा थोड़ा फोकस करते हैं। बाकी जो छोटे मोटे अमेंडमेंट रहेंगे कि भाई गाइडलाइंस सब जगह पे आने वाला है, ये आपको मालूम रहेगा। देखो, एक छोटा सा चेंज और है, अश्योरेंस एंगेजमेंट में याद है ना क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? एक लिस्ट था, अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट बिफोर अथॉरिटीज, ये सब अश्योरेंस में कवर्ड नहीं था। इन्होंने इस लिस्ट में एक लाइन को और ऐड कर दिया है कि भाई अगर कोई भी और सर्विस जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, और ये क्लियरली बोला है, इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल एज अ अश्योरेंस एंगेजमेंट। उन्होंने बोल दिया है कि ये सर्विस अश्योरेंस में कवर नहीं होती है, तो ठीक है, वो अश्योरेंस में कवर नहीं की जाएगी और ऑब्वियसली पीयर रिव्यू के दौरान वो रेलेवेंट नहीं रहेगी। इस तरीके से अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या कवर नहीं होते हैं उसके लिस्ट में उन्होंने एक छोटा सा टाइम पास सा स्टेटमेंट ऐड कर दिया है कि अगर काउंसिल ने बोल दिया कि भाई ये एंगेजमेंट या ये जो सर्विस है ये अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो सर वो अश्योरेंस एंगेजमेंट में काउंट नहीं होने वाला है। नथिंग ग्रेट हियर। आगे देखो, वापस सेम लाइन है, कोई भी टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड एंड अदर स्टैंडर्ड इशूड बाय एनी ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब कुछ मेजर चेंज नहीं है। मेजर चेंज अब यहां से देखने को मिलेगा, दैट इज एप्लीकेबिलिटी। ऑनेस्टली एप्लीकेबिलिटी एंड पीयर रिव्यू प्रोसीजर में अच्छा चेंजेस है, आपको थोड़ा फोकस करके सुनना पड़ेगा। तो अब हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू से शुरुआत करते हैं। अगर आपको याद है, पहले लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी एंड देन लेवल 3 कैटेगरी भी था, उस तरीके से उन्होंने बाइफर्केशन करके रखा था। अब थोड़ी चीजों को बदल दिया है। अब इनका सोचने का मतलब क्या है, दैट सर अगर आपको पीयर रिव्यू करवाना है, नाउ देयर आर 2 मैकेनिज्म्स। एक होता है वॉलंटरीली आप चाहो एज अ ऑडिट फर्म तो अपना खुद का पीयर रिव्यू करवाने का एप्लीकेशन दे सकते हो, या पीयर रिव्यू बोर्ड ऑब्वियसली आपको एज अ ऑडिट फर्म या एज अ प्रैक्टिसिंग यूनिट सेलेक्ट करता है कि आपका पीयर रिव्यू करवाना चाहिए। नाउ सर, आप सोचेंगे नॉर्मली एक ऑडिट फर्म खुद से पीयर रिव्यू क्यों करवाना चाहेगा? बिकॉज यू विल रियलाइज that after a certain, that is from 1st April 2022, 23, 24 onwards, इन्होंने एक प्रॉपर लेट्स से टेबल बना करके दिया है कि इन प्रैक्टिसिंग फर्म्स को पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना मैंडेटरी हो जाएगा। बिना इसके वो एक एक्स कैटेगरी के स्टैट्यूटरी ऑडिट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब लिटरली नाउ इट इज द अदर वे अराउंड, अ फर्म विल बिकम मोर इंक्लाइंड टू गेट देमसेल्व्स पीयर रिव्यू एंड उनका एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जाए ताकि वो एलिजिबल होंगे ऑडिटिंग एंगेजमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि अब ना 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कुछ एक्स कैटेगरी ऑफ कंपनीज का अगर आपको ऑडिट करना है, ये फर्म टू फर्म वेरी करेगा। एप्लीकेबिलिटी का डेट्स क्या है सब आपको बताएंगे डिटेल में। यही एक कोर अमेंडमेंट है कि अगर मुझे लिस्टेड कंपनी का लेट्स से स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करना है, सेबी ने तो पहले भी रिक्वायरमेंट डाल के रखा था, अगर आपके पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो लिस्टेड कंपनी का। सर, नॉट जस्ट एक्सेप्टेंस के दौरान, जब मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन भी कर रहा हूं तब भी मेरे पास में वैलिड पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने अनलिस्टेड कंपनीज के लिए एंड अदर एंटिटीज के लिए भी रिक्वायरमेंट लेके आया है, वही हमें डिस्कस करना है। तो एप्लीकेबिलिटी पहले जैसा नहीं है, अब इसको इन्होंने
तीन ब्रॉडर हेडिंग्स में डिवाइड किया है। पहला वाला, अगर काउंसिल बोलता है कुछ प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के लिए मैंडेटरीली पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपके लिए एप्लीकेबल है। पीयर रिव्यू कैन बी मैंडेटेड फॉर सच यूनिट्स एज मे बी डिसाइडेड बाय द काउंसिल। ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी। दूसरा, अगर लेट्स से आपको मैंडेटरी करवाने के लिए नहीं बोला है तो आप वॉलंटरीली भी पीयर रिव्यू करवा सकते हो, वो मेरे पास हो गया ऑप्शन नंबर 2। प्रैक्टिस यूनिट खुद से एप्लीकेशन दे सकता है पीयर रिव्यू बोर्ड को, एक फॉर्म नंबर 1 रहेगा, क्वेश्चनर रहेगा, वो भर के खुद से एप्लीकेशन दे सकता है कि हमारा पीयर रिव्यू करवाइएगा। मतलब इन सिंपल टर्म्स, आई कैन ऑल्सो एज अ प्रैक्टिसिंग फर्म सू मोटो आस्क फॉर अ पीयर रिव्यू प्रोसीजर टू गेट इनिशिएटेड। तीसरा इन्होंने बोला है एक स्पेशल केस है, और मेरे को लगता है यहां पर एमसीक्यू आ सकता है। अगर बोर्ड को एक रिक्वेस्ट आया है, एप्लीकेशन आया है, लेट्स से डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट से या कोई रेगुलेटर से या लेट्स से मे बी सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई से, कि ये जो कुछ प्रैक्टिसिंग फर्म्स है हमें लगता है वहां पर कुछ क्वेश्चनेबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनका अर्जेंटली आप एक पीयर रिव्यू कंडक्ट करवाइए, तो सर वो स्पेशल केसेस के अंदर एक सेपरेट पीयर रिव्यू ऑर्डर किया जा सकता है। देखिए, द बोर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जहां उनको लगता है दैट सर एक स्पेशल पीयर रिव्यू करवाने का जरूरत है, तो सर वहां पर पीयर रिव्यू को स्पेसिफिकली एप्लीकेबल किया जा सकता है। ये एक स्पेशल केस हो गया। नॉर्मली हमारे पास एक मैंडेटरी वाला केस है और दूसरा वॉलंटरी वाला केस है। तो ऐसे बेसिकली इन्होंने 3 ब्रॉडर आपको ऑप्शंस बना करके दिए हैं एप्लीकेबिलिटी में। ये एप्लीकेबिलिटी वाला पूरा पार्ट एकदम नया है, ढंग से सुनिएगा, समझिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बढ़िया से क्वेश्चन करने के लिए। तो सर एप्लीकेबिलिटी कंप्लीटली चेंज हो गया। लेवल 1 लेवल 2 वैसा कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट है अभी सर, या तो मैंडेटरीली एप्लीकेबल है या वॉलंटरीली ऑप्शन है या आप स्पेशल केस में आ जाएंगे। अब सर ये एप्लीकेबिलिटी किन किन एंगेजमेंट्स के लिए आएगा, कौन कौन से फर्म्स के लिए कब कब आएगा, उसके रिगार्डिंग एक बढ़िया टेबल बना के दिया है। देखो, इन्होंने फर्म्स को 4 फेजेस में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2, 3 एंड 4। और अगर आप एप्लीकेबिलिटी देखोगे ना ढंग से, तो देखो 1 अप्रैल 22 से 23 फेज 2 के अंदर आएगा, फिर फेज 3 आएगा, फिर फेज 4 आएगा। ऐसे उन्होंने 4 फेजेस बना के रखे हैं। सबसे पहले उन्होंने कवर किया है फेज 1 के अंदर उन प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को, उन फर्म्स को जो एक्चुअली में एक लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करते हैं। उनके लिए तो पहले भी सेबी ने मैंडेटरी बनाया था, अब इन्होंने भी वापस से री एम्फसाइज कर दिया है, अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी का जो शायद लिस्टेड इन इंडिया है या अब्रॉड है, उसका अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। ढंग से पढ़िएगा मेरे साथ। प्रैक्टिस यूनिट्स which proposes to undertake statutory audit of those companies जिनके शेयर्स या डेट आर लिस्टेड इन इंडिया और अब्रॉड। तो सर उन प्रैक्टिस यूनिट्स को ये प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है कि उनके पास में वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सेबी का रिक्वायरमेंट लिस्टेड एंटिटीज के लिए पहले से है, इन्होंने उसी चीज को री एम्फसाइज कर दिया है, और ये 1 अप्रैल 2022 मतलब जो इस साल का ऑडिट हुआ होगा तब से ही रेलेवेंट था। सेबी ने पहले भी मैंडेटरी बना के रखा था। तो फेज 1 कुछ ग्रेट नहीं है, बस पता होना चाहिए। टेबल के नीचे आप एक लाइन में देख लीजिएगा, फॉर ऑडिटर्स फ्रॉम दिस कैटेगरी पीयर रिव्यू इज ऑलरेडी मैंडेटरी बाय सेबी, जो मैंने आपको बोला है। अब बस उसी चीज को उन्होंने री एम्फसाइज कर दिया है, री एस्टैब्लिश कर दिया है, कुछ बदलाव नहीं है। अब आते हैं फेज 2 के अंदर। अब यहां से जो फेज 2, 3 और 4 है, वहां पर ना 2 चीजें हैं। आपके पास कितने पार्टनर्स हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, या आप किन कंपनीज का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से भी डिसाइड करेंगे। पहले हम थोड़ा पार्टनर्स के हिसाब से बात करते हैं। देखिए, हर बार कंटेंट के बाद में उन्होंने देखो वर्ड और दिया है। फेज 2 में देखो क्या बोला है, दोज प्रैक्टिस यूनिट्स जो अटेस्टेशन सर्विस दे रहे हैं, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कर रहे हैं, एंड दे हैव 5 और मोर पार्टनर्स। तो सर आपके पास 5 या उससे ज्यादा पार्टनर है, देन फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स आपको कोई भी एंटिटी का स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर एक्सेप्ट करना होगा, कोई भी एंटिटी का स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर एक्सेप्ट करना होगा, तो आपके पास में वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग एनी स्टैट्यूटरी ऑडिट। समझिए, अगर आपके पास में 5 या उससे ज्यादा पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपके पास में वैलिड
वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स है। फेज नंबर 2 के अंदर हम उन प्रैक्टिस यूनिट्स को कवर कर रहे हैं जिनके पास 5 या उससे ज्यादा पार्टनर्स हैं। अब एक बात समझो, मेरे पास में नंबर ऑफ पार्टनर्स लेट्स से लेस देन 5 है, तो कैन आई से 1 अप्रैल 2023 को मेरे लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो सर इन्होंने एक और सिचुएशन दिया है, और के पहले वाला कंटेंट देखिए, अगर मैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहता हूं, सुनिएगा मेरा बात, आई मे हैव पार्टनर्स लेस देन 5 बट आई एम प्लानिंग टू एक्सेप्ट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज कवर्ड नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक, लिस्टेड तो फेज 1 में कवर्ड था, यहां पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कवर कर रहा है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर एंड बोरोइंग्स वाला नंबर दिया है 500 करोड़, 1000 करोड़ एंड 500 करोड़। अगर ये लिमिट्स एक भी क्रॉस होती है तो ऐसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले तुम्हारे पास में वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना जरूरी है। समझिएगा मेरा बात, 2 तरीके से फेज 2 को लिखा है। 5 या उससे ज्यादा पार्टनर है, किसी भी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स 5 से कम है, बट आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो सर एक मेजर कंपनी है, 500 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ में से किसी भी लिमिट को क्रॉस करता है, तो सर उनका ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लगेगा। यह एप्लीकेबिलिटी आया है 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो फेज 1 ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज, फेज 2 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी है या फिर ऐसा ऑडिट फर्म जिनके पास 5 से ज्यादा पार्टनर है। अब आ जाओ फेज 3 में। फेज 3 में देखो क्या बोला है, प्रैक्टिस यूनिट्स जो लोग अटेस्टेशन सर्विस देना चाहते हैं एंड हैविंग 4 और मोर पार्टनर्स, तो ये अगले साल से दैट इज 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स वो ऑडिट फर्म्स, वो प्रैक्टिसिंग यूनिट्स जिनके पास 4 या उससे ज्यादा पार्टनर्स है, तो उनके लिए भी कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी हो जाएगा। यहां पर और के अंदर एक और चीज दिया है, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं उन एंटिटीज का जिन्होंने पब्लिक से पैसा रेज किया है ऑफ 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू मतलब नॉर्मली आपका जो 3 साल का रिव्यू करके आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके दौरान अगर आपने इनमें से कोई एंटिटी का अगर ऑडिट एक्सेप्ट करना है तो आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए। बट यहां पे इंपॉर्टेंट है 4 या उससे ज्यादा पार्टनर्स। रिमेंबर फेज 2 3 एंड 4 में इंपॉर्टेंट ना पार्टनर्स वाला है, 5 और मोर, 4 और मोर, 3 और मोर पार्टनर्स। देखो प्रैक्टिस यूनिट्स रेंडिंग अटेस्टेशन सर्विसेज हैविंग 3 और मोर पार्टनर्स, उनके लिए 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स पहले से पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसके बाद ही वो लोग ऑडिट एक्सेप्ट कर पाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलिए सारे के सारे प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को वो लोग कवर करना चाहते हैं। यहां पर उन्होंने एक मैंडेट बना करके दिया है, अगर आपको वॉलंटरीली पीयर रिव्यू करवाना है तो डायरेक्टली आप बोर्ड को एप्लीकेशन देके पीयर रिव्यू शुरू करवा सकते हो। ये चीज से क्लैरिटी आ गया है। अब ना ऑलमोस्ट सारे मेजर प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीयर रिव्यू के पर्व्यू में कवर करना चाहेंगे, ताकि हमारा ओवरऑल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स का क्वालिटी जो है वो बेटर हो पाए पूरे कंट्री के अंदर। दैट इज द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। आई होप ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया होगा एप्लीकेबिलिटी का। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने के टाइम पे भी वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास पीयर रिव्यू का, और ऑडिट रिपोर्ट साइन करते वक्त भी आपको एक वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए। बीच में अंदर अगर एक्सपायर हो रहा है तो आपको नया पीयर रिव्यू करवा के सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। सो वैलिडिटी इज रेलेवेंट बोथ एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग आया होगा अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेलेवेंट ईयर्स जो दिए हैं 2022, 23, 24, 25 सीक्वेंस में है। पहले वाले फेज में नंबर ऑफ पार्टनर्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। फेज 2 5 या उससे ज्यादा पार्टनर, फिर 4 या उससे ज्यादा पार्टनर या 3 या उससे ज्यादा पार्टनर, और सर 22 पहले वाले फेज के लिए, 23, 24, 25 ये उन्होंने सीक्वेंस फॉलो किया है कि आपको कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट, वापस से बोल रहा हूं 5 या उससे ज्यादा पार्टनर है, कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट करना है तो आपको उसके लिए वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लगेगा। क्या आपको ये पूरा एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट समझ में आया है क्या? ये एक मेजर अमेंडमेंट है, आई एम श्योर इसमें आपको अच्छा क्लैरिटी आया होगा। अब हम जाते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस वाले पार्ट पे, जहां पर कुछ मेजर अमेंडमेंट है। बीच में कुछ छोटी मोटी चीजें जो आपको बता देता हूं। पीयर रिव्यू बोर्ड के हिसाब से मिनिमम 6 मेंबर या मैक्सिमम 12 मेंबर्स हो सकते हैं विच आर अपॉइंटेड बाय काउंसिल। 6 and 12 का रेंज है।
उसके अलावा टू बिकम अ एलिजिबिलिटी ऑफ अ पीयर रिव्यूअर आपके पास में बेयर मिनिमम 7 इयर्स का अश्योरेंस में प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में काम किए तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, बट उसके अंदर भी क्लियरली बोला है 3 साल का बेयर मिनिमम आपको ऑडिट एज अ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। अब सर अमेंडमेंट के टर्म्स के अंदर सीधा डायरेक्टली आ जाइए पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर। पीयर रिव्यू प्रोसेस यस लास्ट पार्ट है, बट हाँ इस पूरे प्रोसेस के अंदर काफी सारा अमेंडमेंट है। मतलब सर नॉर्मली पीयर रिव्यू इनिशिएट कैसे होता है, पीयर रिव्यू कंडक्ट कैसे किया जाता है, रिपोर्टिंग वाला जो पार्ट है, नंबर ऑफ डेज वगैरह जो हो गए वो काफी सिग्निफिकेंटली बदल गए हैं। थोड़ा फोकस करके पढ़िएगा, कुछ ये जो बताऊंगा उस पर अच्छे से सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब सर सबसे पहला चीज, नॉर्मली प्रोसीजर क्या है टू इनिशिएट पीयर रिव्यू। दो चीज आपको मालूम रहेगा, वॉलंटरीली मैं खुद एप्लीकेशन दे सकता हूं कि मेरा पीयर रिव्यू कंडक्ट कीजिए, या सर मेरे फर्म को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू। दोनों केस में समझ लीजिए आपको एक फॉर्म है वो तो भरना ही पड़ेगा, या तो आप एप्लीकेशन देंगे बोर्ड को, या बोर्ड आपको खुद सेलेक्ट करके एक क्वेश्चनर भरने के लिए दे देगा। फिर आपको मालूम रहेगा नॉर्मली जब बोर्ड के पास एप्लीकेशन जाता है या बोर्ड ने आपको सेलेक्ट किया, आपने उनको क्वेश्चनर भर के दिया, फॉर्म नंबर 1 भर के दिया, वो आपको 3 पीयर रिव्यूअर्स के ऑप्शन देता है। उसमें से आपको एक वर्किंग डे के अंदर एक पीयर रिव्यूअर सेलेक्ट करना होता है, एंड देन पीयर रिव्यू का प्रोसेस शुरू होता है। अभी तक जो डिस्कस किया एक बार मार्क कर लेते हैं, साथ साथ पढ़ते जाइए, अंडरस्टैंडिंग बेटर ऑब्टेन करते जाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो प्रैक्टिस यूनिट खुद से एक एप्लीकेशन दे सकता है पीयर रिव्यू करवाने के लिए टू द बोर्ड, और सर अगर पीयर रिव्यू का प्रोसेस बोर्ड इनिशिएट करता है तो वो प्रैक्टिस यूनिट को इंटीमेट करेगा और रिक्वेस्ट करेगा फॉर्म नंबर 1 को सबमिट करने के लिए। देखो जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होता है 3 पीयर रिव्यूअर का नाम रेकमेंड किया जाएगा टू द प्रैक्टिस यूनिट विद इन हाउ मेनी डेज, 3 वर्किंग डेज। ध्यान रखिएगा ये जो 3 वर्किंग डेज, आगे ना बहुत सारे जगह पे 1 वर्किंग डे बोला है, 2 वर्किंग डे बोला है, 3 वर्किंग डे बोला है। 3 वाला जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ बोर्ड के पास 3 रिव्यूअर्स को रेकमेंड करने के लिए है, आगे बाकी सब जगह पे 2 दिन या 1 दिन का रेफरेंस आएगा। 3 रिव्यूअर में से कोई ना कोई एक रिव्यूअर सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिस यूनिट को विद इन 1 वर्किंग डे। देखो नॉर्मली प्रैक्टिस यूनिट कोई ना कोई एक रिव्यूअर सेलेक्ट करेगा विद इन 1 वर्किंग डे आफ्टर रिसीविंग द नेम्स। क्या आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रहा है बराबर से? सिंपल सा प्रोसीजर है। अब सर नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको एज अ पीयर रिव्यूअर अगर अपॉइंट किया गया है तो आपको एक कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग बना करके प्रैक्टिस यूनिट को देना होता है कि भाई हम जब आपका पीयर रिव्यू कंडक्ट करेंगे उसके दौरान जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा उसे हम किसी भी थर्ड पार्टी को या किसी भी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी का एक डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग साइन करके देना पड़ता है। देखो द बोर्ड शैल इंटिमेट द रिव्यूअर कि उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियलिटी का विद इन 2 वर्किंग डेज जब उनको कंफर्मेशन आता है कि कौन से रिव्यूअर को प्रैक्टिसिंग फर्म ने चूज किया है। सिंपल, या तो प्रैक्टिस फर्म खुद एप्लीकेशन देता है या पीयर रिव्यू बोर्ड प्रैक्टिस फर्म को सेलेक्ट करता है। बोथ केसेस आप फॉर्म भरेंगे, क्वेश्चनर भर के डिटेल प्रोवाइड करेंगे, फिर आपको बोर्ड 3 रिव्यूअर के नाम के ऑप्शंस देगा। नॉर्मली इसके लिए 3 वर्किंग डे का ऑप्शन होता है, 3 वर्किंग डे में 3 रिव्यूअर के नाम दिए जाते हैं। आपको इसमें से एक वर्किंग डे में कोई ना कोई एक रिव्यूअर को चूज करना है। उसके बाद नॉर्मली वो रिव्यूअर को इंटीमेट किया जाएगा और वो अपना डिक्लेरेशन देगा, अंडरटेकिंग देगा दैट वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होने देगा। ये प्रैक्टिस यूनिट तक पहुंचाया जाएगा और अब पीयर रिव्यू का प्रोसेस इनिशिएट होगा। क्या आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आया? ये हाउ अ प्रोसीजर इनिशिएट्स वो लिख करके दिया है। ऑलमोस्ट सारा मैकेनिज्म ऐसा ही था पहले के केस में, बस नंबर ऑफ वर्किंग डेज थोड़े उन्होंने चेंज कर दिए हैं। फोकस इस पे कीजिएगा। अब सर हाउ टू कंडक्ट द पीयर रिव्यू, आगे आ जाइए। पीयर रिव्यू प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पीयर रिव्यूअर। अब आपको मालूम रहेगा नॉर्मली पीयर रिव्यूअर पहले फर्म से डिटेल्स मांगेगा, आपने इस पूरे पीरियड के दौरान किस किस टाइप के अश्योरेंस एंगेजमेंट्स किए हैं, आपके लिस्ट ऑफ एंगेजमेंट्स हमको प्रोवाइड कीजिए। इसके बेसिस के ऊपर वो सैंपल्स सेलेक्ट करने के बारे में सोचता है। अगर उसको लगता है सैंपल सेलेक्ट करने से पहले मुझे कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो वो भी वो मांग सकता है। फिर वो सैंपल सेलेक्ट करेगा कि किन किन एंगेजमेंट्स को वो पीयर रिव्यू में कवर करना चाहता है। एक दो चीजों को देखिए, नॉर्मली पीयर रिव्यू शुरू होने से पहले कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन दिया गया होगा,
परफेक्ट है। एंड नॉर्मली जब एप्लीकेशन रिसीव होता है, पीयर रिव्यूअर इनिशिएट करता है बाय टेलिंग देम कि हम कब विजिट करना चाहते हैं और हम क्या सैंपल और कैसे सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं वो हमको एक प्रॉपर क्वेश्चनर में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे, किन किन क्लाइंट्स के उन्होंने ऑडिट किए हैं, उन्होंने ओवरऑल फीस क्या चार्ज किया है, ओवरऑल ये ऑडिट्स वो कितने सालों से करते हैं, सारा डिटेल प्रोवाइड किया जाता है। फिर वो सैंपल सेलेक्ट करता है पीयर रिव्यूअर। अगर पीयर रिव्यूअर को और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए सो दे कैन आस्क फॉर फर्दर और एडिशनल क्लैरिफिकेशन इन अ सेपरेट फॉर्म, जो विद इन 1 वर्किंग डे प्रैक्टिस यूनिट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद में आइडियली पीयर रिव्यूअर अब अपना सैंपल सिलेक्शन कर सकता है कि कौन कौन से ऑडिट्स आपने बराबर किए कि नहीं किए, वो चेक करना चाहेगा। अब सर आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट ऑन साइट रिव्यू का, एक वर्ड सुना होगा आपने, ऑन साइट रिव्यू का। तो नॉर्मली पीयर रिव्यूअर ने सैंपल सिलेक्शन वगैरह करने के बाद में प्रैक्टिस यूनिट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई एटलीस्ट 2 दिन पहले कि हम आपका ऑन साइट रिव्यू करने के लिए आएंगे, इन क्लाइंट्स के रिगार्डिंग ये वर्किंग पेपर्स हमको लगने वाले हैं, इन एम्प्लॉइज से हम मिलना चाहेंगे। ये नॉर्मली ऑन साइट रिव्यू के पहले आपने प्रैक्टिस यूनिट को इन्फॉर्म करना चाहिए एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले, ताकि वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स निकाल करके रखे। अब आइडियली ये ऑन साइट रिव्यू वगैरह खत्म होने के बाद में आप अपना डिटेल्ड पीयर रिव्यू करेंगे और अपना पीयर रिव्यू खत्म होने के बाद कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब सुनिए, ओरिजिनली 60 डेज एंड उसके पहले 90 डेज का टाइम पीरियड होता था पीयर रिव्यू करने के लिए। अब उन्होंने पीयर रिव्यू को एकदम शॉर्ट कर दिया है ताकि आप क्लैरिटी रखें, जल्द से जल्द काम करें और क्लियर खत्म करके बराबर से सर्टिफिकेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। इन्होंने नंबर ऑफ डेज को 20 डेज कर दिया। देखिए, दोनों रिव्यूअर और प्रैक्टिस यूनिट को म्यूचुअली कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि जनरली पीयर रिव्यू 20 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, जिस दिन से एप्लीकेशन आया था या जिस दिन से आपको नोटिफाई किया था कि आपका रिव्यू करवाना है, 20 वर्किंग डेज में काम खत्म होना चाहिए। एकदम इफेक्टिव तरीके से पीयर रिव्यू होना चाहिए। और अगर ये याद है क्या वर्ड, न्यू यूनिट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सर उनके केस में काम बहुत कम रहेगा, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स ना के बराबर रहेंगे तो भी बहुत कम रहेंगे। तो सर विद इन 7 वर्किंग डेज पीयर रिव्यू खत्म हो जाना चाहिए। एकदम क्विक टाइम पीरियड उनको मेंशन करके दिया है। बेसिकली मोटा मोटी अगर आप देखेंगे, पीयर रिव्यू खुद से कराने के लिए फॉर्म एप्लीकेशन दे सकता है, बोर्ड आपको सेलेक्ट कर सकता है, 3 रिव्यूअर का नाम मिलेगा, 1 रिव्यूअर चूज करना है, फिर वो आपसे पूरा डिटेल मांगेगा, सैंपल सेलेक्ट करेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन मांगेगा, ऑन साइट रिव्यू करने के लिए आएगा और 20 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर काम खत्म करके चले जाएगा। दैट्स द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर पीयर रिव्यू। एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। ऑन साइट रिव्यू के लिए बोल दिया इट शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 6 वर्किंग डेज फॉर अ नॉर्मल ऑडिट, छोटा सा अमेंडमेंट है। उसके अलावा एग्जीक्यूशन पूरा का पूरा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आइए आगे रिपोर्टिंग वाले पार्ट पे आते हैं। ये थोड़ा न्यू यूनिट के रिगार्डिंग एक एडिशनल कंटेंट है, बताऊंगा आपको बाद में। पहले रिपोर्टिंग वाला पार्ट। अब आपको मालूम रहेगा पीयर रिव्यू खत्म होने के बाद में अगर मुझे क्लीन ओपिनियन देना है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं मिला, बराबर से काम किया है, तो डायरेक्टली मैं क्लीन रिपोर्ट दे सकता हूं। उसका एक कॉपी पीयर रिव्यू बोर्ड के पास जाएगा, एक कॉपी प्रैक्टिस यूनिट को जाएगा। बट अगर पीयर रिव्यू के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलते हैं, नॉन कंप्लायंसेस मिलते हैं, तो आप सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना करके देते हैं प्रैक्टिस यूनिट को। प्रैक्टिस यूनिट को रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको रेस्पॉन्स देना पड़ता है विद इन 2 वर्किंग डेज। तो देखिए, अगर आपको कोई डेफिशिएंसी या नॉन कंप्लायंस मिलता है तो आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करेंगे टू द प्रैक्टिस यूनिट। प्रैक्टिस यूनिट विद इन 2 वर्किंग डेज आपको अपना रिप्रेजेंटेशन बना के देगा। उसके बाद आप डिसाइड करो, आर यू सेटिस्फाइड विद देयर आर्ग्यूमेंट। आपको लगा कोई प्रॉब्लम है, ढंग से ऑडिट नहीं किया गया, ढंग से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, सामने वाले ने आपको आर्ग्यूमेंट का और डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन दिया, आंसर दिया। इफ यू आर सेटिस्फाइड यू कैन गिव अ क्लीन रिपोर्ट। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन थिंक ऑफ गिविंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन। सेम कॉन्सेप्ट है यहां पे। अगर क्लीन रिपोर्ट दे रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिफाइड दे रहे हो तो प्रॉब्लम है। बोर्ड को बताना पड़ेगा ये क्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा है टुवर्ड्स द पीयर रिव्यू ऑफ अ प्रैक्टिस यूनिट। फिर वो आगे फॉलो ऑन भी करवा सकता है 1 साल के अंदर अंदर। ये इस तरीके का प्रोसीजर है, बताते हैं आपको। सर सबसे पहले क्लीन रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम लगता है तो पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जाएगा, 2 दिन में उनको रेस्पॉन्ड करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद ठीक लगता है तो क्लीन रिपोर्ट दे दो बोर्ड को और फर्म को, और अगर नहीं लगता है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट या क्वालिफाइड रिपोर्ट आएगा। देखिए, इफ द रिव्यूअर इज सेटिस्फाइड they can submit the unqualified peer review report to the board and the copy can be sent to practice unit. But अगर आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं आया
तो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट बना के दिया जाएगा बोर्ड को और सेम कॉपी भेजा जाएगा प्रैक्टिस यूनिट को। एंड समझिए मेरा बात, जब एक क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया जाता है तो देखिए जरा ध्यान से एक चीज, जब एक क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया जाएगा, देखो इन केस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट द पीयर रिव्यू बोर्ड सेक्रेटरी शैल प्लेस द रिपोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड फॉलो ऑन रिव्यू करवाना चाहिए उन्होंने 1 साल के बाद में, जब से रिपोर्ट इशू हुआ है कि भाई वो प्रॉब्लम सॉल्व हुए कि नहीं हुए। ये ड्यूरेशन 1 साल का कम भी हो सकता है, इट कैन बी रिड्यूस टू 6 मंथ्स ऑल्सो, बट उसके नीचे नहीं जा सकता है। तो नॉर्मली अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट आया तो ये फॉलो ऑन रिव्यू के बारे में बात होता है, अगर क्लीन रिपोर्ट है तो सर कोई फॉलो ऑन रिव्यू का बात नहीं रहेगा। बाकी सेम बात रिपीट किया है कि आपका पीयर रिव्यू विद इन 20 वर्किंग डेज खत्म होना चाहिए, और अगर न्यू यूनिट है तो सर उस केस में पीयर रिव्यू विद इन 7 वर्किंग डेज होना चाहिए। ऑब्वियसली रिव्यू की रिपोर्ट के साथ में आपने जो क्वेश्चनर्स भर के दिए होंगे, एनेक्स्ड टू द रिपोर्ट रहेगा, सैंपल्स क्या क्या सेलेक्ट किए थे, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अगर दी है इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स अगर मिले तो उसका कॉपी, सब कुछ लेकर के पीयर रिव्यूअर को बोर्ड को सबमिट करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन बोर्ड के पास होने चाहिए सो दैट बोर्ड कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। आई होप इतना आपको पूरा क्लैरिटी है सारा का सारा, ठीक है। अगर कोई अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सीधा का सीधा प्रैक्टिस यूनिट को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया क्या? इसमें और कुछ ग्रेट नहीं है। एक चीज और देख लीजिए, द पीयर रिव्यू बोर्ड सेक्रेटरी, जिनके पास एक लिस्ट है प्रैक्टिस यूनिट्स का, जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होता है, ये आईसीआई की वेबसाइट पे रहेगा। अगर आपको एक क्लियर क्लीन पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दिया है तो आपका नाम उस लिस्ट में वापस से ऐड कर दिया जाएगा। जो कभी कभी टीसीडब्ल्यूजी वेरीफाई करना चाहेगा बिफोर फाइनलाइजिंग कि इन ऑडिटर को हम अपॉइंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस तरीके का पूरा प्रोसीजर है, कुछ मेजर और चेंजेस है नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। इफ यू रीड आपको समझ में आ जाएगा। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा सेम 3 साल के पीरियड के लिए। नॉर्मली जब आपको रिपोर्ट मिला है उसका वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए सेपरेट प्रोसीजर है, आपके सिलेबस में वो नहीं है, एप्लीकेशन दे सकते हो, नॉर्मली कंसिडर नहीं होता है, एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है, अदरवाइज आपको नया पीयर रिव्यू करवाना पड़ता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, शांति से खत्म हो गया, कुछ मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू वो इंपॉर्टेंट था। किस किस के लिए फेज 1 में एप्लीकेबल है, किसके लिए फेज 2 में एप्लीकेबल है, किसके लिए फेज 3 में, किसके लिए फेज 4 में, मैंडेटरी है, वॉलंटरी है या स्पेशल केस है, ये मेरे को आना चाहिए। फिर सर पीयर रिव्यू का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कैसे हो सकता है, पीयर रिव्यू कंडक्ट करते वक्त क्या मुझे ऑन साइट रिव्यू का नंबर ऑफ डेज का लिमिटेशन है, क्या मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा बिफोर द ऑन साइट रिव्यू, ये पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या होता है, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या है, ये सब चीजें छोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ नंबर ऑफ डेज जो हो गया वहां चेंजेस हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाकी ओवरऑल जनरल प्रोसीजर सिमिलर नेचर का है, कोई मेजर चेंज नहीं है। जब एक नया प्रैक्टिस यूनिट का बात कर रहे हो वहां पर एक छोटा सा चीज है आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं एक नए प्रैक्टिस यूनिट का, तो यहां पर ना एक बात समझिए, पीयर रिव्यूअर को समझना पड़ेगा, अगर एक नया फर्म है, हो सकता है ना इसके पार्टनर्स ऑलरेडी पहले किसी और नाम से प्रैक्टिस करते होंगे, तो पार्टनर्स के पुराने एंगेजमेंट्स को भी कंसिडर किया जाता है ये सोचते वक्त कि इस नए फर्म का पीयर रिव्यू कैसे किया जाएगा, और ये सब कंसिडर करने के बाद नए फर्म का पीयर रिव्यू हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बिग 4 के पार्टनर्स रहेंगे, 2-3 बिग 4 से छोड़ करके एक नया फर्म फॉर्म करते हैं, तो सर ऐसा नहीं बोल सकते ना इट्स अ न्यू यूनिट, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रादर उन्होंने बहुत सारे लिस्टेड एंगेजमेंट से साइन किया होगा ऑन बिहाफ ऑफ अनदर फर्म। डू यू गेट माय पॉइंट? और अब वो नए फर्म के पार्ट हो गए होंगे, तो सर क्लियरली बोला है पीयर रिव्यू ऑफ अ न्यू यूनिट शुड बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन एंटेसिडेंट्स ऑफ द पार्टनर, मतलब जो नए जो पार्टनर है ना उनके पुराने जितने भी एंसेस्टर्स, मतलब पुराने फर्म्स की ऑडिट करने का जो हिस्ट्री है वो सब कंसिडर करना पड़ेगा, एंड उसके बाद में सोचना पड़ेगा किस तरीके से इनका रिव्यू करना चाहिए। नए यूनिट के केस में थोड़ा स्ट्रिंजेंसी बनाया जा रहा है, लॉजिकल भी है क्योंकि हो सकता है बड़े लेवल पे नया फर्म शुरू किया जा रहा है और यहाँ पे अच्छे एंगेजमेंट्स का ऑडिट हो रहा है, तो हम वहां पर बढ़िया से पीयर रिव्यू कंडक्ट करना चाहेंगे। ये मेजर चेंजेस थे पीयर रिव्यू के पूरे चैप्टर के अंदर। ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना येलो पार्ट में मार्क किया हुआ है, अगर आप ढंग से एक बार रीड कर लेंगे लेक्चर, अगर आपने सिंसियरली अटेंड किया है, आई डोंट थिंक यू विल हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम। डू नॉट फॉरगेट maximum weightage specified by ICI of such chapters should not be more than 5 to 6 marks. Although I know एक आध बार उन्होंने MCQ में ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछ लिया था, बट अगेन सब्जेक्टिव है। नॉर्मली आपने एक आध MCQ और मे बी एक आध 4 मार्क का क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना चाहिए। That's how your preparation for peer review should be.
मेरे हिसाब से पीयर रिव्यू के लिए हमने बहुत डिटेल में सारे अमेंडमेंट्स कवर किए। अब एक लास्ट अमेंडमेंट लेक्चर रहेगा जहां पर हम ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे। होपफुली नेक्स्ट डे यू विल गेट टू सी लेक्चर नंबर 3। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल, बाय बाय।